Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट पीवाई की सीरीज 2023 में आज हम 9 जनवरी 2023 को हुए सीटेट पेपर 1 की ज़बान 2 उर्दू के सवालनामे को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 9 जनवरी 2023 के ही पेपर 1 ज़बान 1 उर्दू के सवालनामे को हल किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जाकर देखें। उम्मीद है आपके इम्तिहान की तैयारी में मददगार साबित हो। तो ये सवालनामा है 9 जनवरी 2023 का पेपर 1 है और लैंग्वेज 2 है। चलिए बगैर किसी देर के हम सवालनामे को पढ़ना शुरू करते हैं। हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। उन्होंने 20 साल की उम्र के आसपास अल हिलाल और अल बलाग नाम से 2 अखबार निकाले, अल हिलाल और अल बलाग। इन अखबारों में मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ मज़मून लिखे। उनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। मौलाना आज़ाद में लिखने बोलने की गैर मामूली सलाहियत थी। मौलाना आज़ाद कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जुमा किया था। गुबार खातिर उनकी मशहूर किताब है। इसमें कुछ खतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 121 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही क्या शौक़ था? पढ़ने लिखने का, सैर व सयाहत का, कहानियाँ लिखने का शौक़ या पहनने ओढ़ने का शौक़? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ने लिखने का शौक़। अगला सवाल है सवाल नंबर 122, उनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं थी? वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें, वो खेलों में अपना वक्त बर्बाद न करें, वो दोस्तों के साथ घूमने न जाएं, या वो बहुत ज़्यादा तकरीर न करें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो स्कूल की किताब के अलावा दूसरी किताबें पढ़ें। सवाल नंबर 123 है, उन्होंने किस उम्र में दोनों अखबार निकाले, यानी अल हिलाल और अल बलाग उन्होंने किस उम्र में निकाले? 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में के आसपास, 15 बरस की उम्र में या 40 बरस की उम्र में? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है 20 साल की उम्र में। अगला सवाल है सवाल नंबर 124, मौलाना आज़ाद ने अखबारों में किसके ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे? अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों की पॉलिसी के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ अफसरों के जुल्म के ख़िलाफ़ या उस वक्त की सियासत के ख़िलाफ़? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़। सवाल नंबर 125, मौलाना आज़ाद की तकरीरें कैसी हुआ करती थी? ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी, उनकी तकरीर आलिमाना हुआ करती थी, या उनकी तकरीर में ग़ैज़ व ग़ज़ब था, या उनकी तकरीर में मजहबी नुक्ते हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है उनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। सवाल नंबर 126 है, मौलाना आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जुमा किया था? कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा, अहादीस और तफासीर का तर्जुमा, तफसीर की जमा है तफासीर, मजहबी मज़ामीन का तर्जुमा या मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन का तर्जुमा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा किया था। सवाल नंबर 127 है, ख़त की जमा है, यानी ख़त का प्लूरल है खतूत, मखतूतात, मखतूतातों या खतूतियात। यहाँ ऊपर इबारत जो हमने पढ़ी है, पैसेज जो पढ़ा है, उसमें ख़त की जमा दी गई है खतूत, ख़त की जमा है खतूत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 128, आज़ादी का मुतज़ाद है ग़ुलामी, असीरी, क़ैद या क़फ़स? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है आज़ादी का उल्टा होता है ग़ुलामी। चूँकि ये लैंग्वेज 2 है, ज़बान 2 उर्दू है, इसलिए में जो दोनों पैसेज हैं वो दोनों नसरी होंगे। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वह मंज़र या मतलब सीन कहाँ पर का है? तो बाज़ार में मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियाँ सजी हुई हैं। एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है। यूसुफ के उस्ताद उसके पास खड़े हैं। मास्टर साहब बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी,
तुम ने उसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? तो यूसुफ बोल रहा है, जनाब मैं जब पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों न एक नई घड़ी भी आपके पास हो। सवाल नंबर 129 है, बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है? घड़ियों की दुकान, चाबियों की दुकान, किताबों की दुकान या दवाइयों की दुकान? नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है घड़ियों की दुकान। अगला सवाल है सवाल नंबर 130, यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था? एक अलमारी के पीछे, एक शोकेस के पीछे, एक शेल्फ के पीछे या एक मेज़ के पीछे? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है एक शोकेस के पीछे। अगला सवाल है सवाल नंबर 131, मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी? अपनी पुरानी घड़ी, अपनी नई घड़ी, अपने दोस्त की घड़ी या अपने बेटे की घड़ी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 132, यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा? यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा? एक नई घड़ी, एक नई छतरी, एक नई ऐनक या एक नया पेन? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है यूसुफ ने मास्टर जी को एक नई घड़ी भेजा। सवाल नंबर 133 है, यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी? क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, उनकी घड़ी का शीशा टूट गया था, उनकी घड़ी चोरी हो गई थी या उनकी घड़ी की सुइयां टूट गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि उनकी घड़ी पुरानी हो गई थी। सवाल नंबर 134 है, हिस्से की जमा है हिस्सों, हिसामों, हसियात या हसियातों? तो हिस्से की जमा है हिस्सों। सवाल नंबर 135, नया का मुतज़ाद है पुराना, बोसीदा, जदीद या कदीम? नया का उल्टा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा नया का उल्टा पुराना। अब जो सवाल नंबर 136 है वो उर्दू पेडागोजी के सवालात हैं। तो सवाल है, मखसूस मफरूज़ात, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्का मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात हैं। किसी प्रोग्राम के अख्ताम पर जब कोई प्रोग्राम या कोई क्लास ख़त्म होता है और जब तलबा को नई मालूमात हासिल होती है या कोई नई स्किल हासिल होती है तो उसको वजाहत करने वाले बयानात हैं आमोजिशी महासिल, आमोजिशी अंदाज या आमोजिशी सतह या आमोजिशी नाअहलियत? तो ऑप्शन नंबर 1 इसको बयान कर रहा है कि आमोजिशी महासिल, या बच्चे ने किसी क्लास या किसी प्रोग्राम के अख्ताम पर जो चीज़ सीखी है, जो नई मालूमात या नया हुनर सीखा है, उसको आमोजिशी महासिल कहेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 137, एक उस्ताद तलबा को आमोजिशी सरगर्मियों के ज़रिए लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम करता है। वो ज़ोर दे रहा है, एक टीचर किसी स्टूडेंट को टीचिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम कर रहा है। बच्चा जो ज़बान बोलता है और जो लिख पाता है उसी के ज़रिए नई चीज़ सीखने का मौका दे रहा है टीचर। तो वो किस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है? कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, काम पर मुबनी ज़बान की तदरीस पर, दरसी किताब पर मुबनी ज़बान की तदरीस पर या तदरीस के लग़वी अंदाज पर? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है काम पर मुबनी ज़बान की तदरीस पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 138, दर्जा अव्वल का उस्ताद तलबा के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और उसी तरह की दूसरी सरगर्मियाँ करने के लिए कहता है। खेल के दौरान ही टीचर स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि चलो, दौड़ो, बैठो, रेंगो, इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। वो उनकी डैश को फ़रोग़ दे रहे हैं। कुल हरकी महारतों को, लतीफ़ हरकी महारतों को, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल या जिस्मानी तालीम की सरगर्मियों को किसको फ़रोग़ दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कुल हरकी महारतों। अगला सवाल है सवाल नंबर 139, आमोज़गारों की मतन को समझने, मालूमात की बाज़ियाफ़त और मतन की ताबीर की महारत है। जब आमोज़गार लर्नर मतन को समझता है और मालूमात की बाज़ियाफ़त करता है, मालूमात हासिल करता है और मतन की ताबीर करता है, मतन को बनाता है या मतन लिखता है, ऐसे लिखता है, तो उस महारत को क्या कहते हैं? पढ़ने की रवानी, डिकोडिंग, इमला या बामानी मतन को पढ़ना? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है बामानी मतन को पढ़ना। सवाल नंबर 140 है, आवाज़ निकालने के लिए ज़बान और होंठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाला हिरकी नुक्स क्या है? जब आवाज़ हम निकालते हैं कोई,
तो उसमें ज़बान और होंठ दोनों का ताउन होता है, दोनों मिलते हैं तब कोई आवाज़ निकलती है। इस तरह का अगर नुक्स है किसी में जो आवाज़ निकालने में ज़बान और होंठ के आपसी ताउन ना हो, ज़बान और होंठ आपस में ना मिलते हों और कोई वर्ड ना निकलता हो, तो इस तरह के नक्स को क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है डिस्प्रैक्सिया। जब आवाज़ निकालने में या बात करने में ज़बान और होंठ के बीच में इंटरेक्शन न हो, ज़बान और होंठ एक दूसरे का साथ न दें और बात न कर पाए ठीक से, कोई प्रॉब्लम आने लगे, तो इस तरह के नुक्स को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। सवाल नंबर 141 है, दर्ज झेल में से कौन वाइगोट्स्की के ज़बान के फ़रोग़ के नज़रिए पर मुबनी है? वाइगोट्स्की की डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की जो थ्योरी है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन इस पे बेस्ड है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें ज़बान सीखने की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती। ये कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज़बान सीखने की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती, वो बड़ा होकर ज़बान सीखता है। या ज़बान का फ़रोग़ आम वक़ूफ़ी फ़रोग़ के साथ मुसलसल होता है। ज़बान का डेवलपमेंट जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ होता है। यह समाजी तामुल से ज़बान फ़रोग़ पाती है। जब बच्चा समाज में घुलता मिलता है, समाजी तामुल होता है, तो उससे ज़बान डेवलप होती है। या फिर बच्चे ज़बान को मुस्बत ताउन के माहसल के तौर पर सीखते हैं। फिर बच्चे के साथ जब मुस्बत ताउन होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, तो उसके तौर पर जो है बच्चा ज़बान सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है समाजी तामुल से ज़बान फ़रोग़ पाती है। वाइगोट्स्की की जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की थ्योरी है, उसमें वाइगोट्स्की कहते हैं समाज में तामुल होता है, बच्चे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तब ज़बान फ़रोग़ पाती है। सवाल नंबर 142, दर्ज झेल में से कौन काम पर मबनी ज़बान की तदरीस के उसूलों में शामिल नहीं है? ताउन, सरगर्म आमोजिश, बाज़ तहसील से तख्लीक या तराजुम पर गौर फ़िक्र। तर्जुमा की जमा है तराजुम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है तराजुम पर गौर व फिक्र। काम पर मबनी ज़बान की टीचिंग जो होती है, कोई काम देकर टीचिंग की जाती है, जैसे बच्चे को कोई वर्क दे दिया गया, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, इस तरह ज़बान की टीचिंग की जाती है, तो उसके जो प्रिंसिपल हैं उसमें कौन से ऑप्शन शामिल नहीं हैं? तर्जुमा जो होता है उस पर गौर व फिक्र करना शामिल नहीं है। सवाल नंबर 143 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही क्या शौक़ था? अब उसी सवाल को फिर सवाल नंबर 143 में दोहरा दिया गया है, जो पिछला सवाल मैंने करवाया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही क्या शौक़ था। ये क्वेश्चन लगता है बाय मिस्टेक आ गया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार दोहरा दिया गया है। पढ़ने लिखने का, सैर व सयाहत का, कहानियाँ लिखने का शौक़ या पहनने ओढ़ने का शौक़? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है पढ़ने लिखने का शौक़। सवाल नंबर 144 है, दावा जो असर्शन और रीज़न होता है उसी तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दावा है, अलिफ, तावनी तदरीस एक मुनज़्ज़म अमल है क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है। इसमें उस्ताद जो है तलबा का जो प्रॉब्लम है उसकी पहचान करता है और फिर मुनासिब तरीक़ा कार इख्तियार करता है, और फिर जब तलबा के मसाइल की तशख़ीस हो जाती है, पता चल जाता है, तो उस हिसाब से मेथड तैयार करता है। दलील बा, एक उस्ताद को तावनी तरीक़ा कार के इतलाक़ से पहले तलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। एक उस्ताद को तावनी तरीक़ा यानी कोऑपरेटिव मेथड के एप्लीकेशन से पहले को अप्लाई करने से पहले तलबा की जो खूबी और कमज़ोरी है उससे पहले वाकिफ़ हो जाना चाहिए कि दर्ज झेल कोड से मुनासिब जवाब का इंतखाब करें। ऊपर जो दावा और दलील दी गई है उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन से चुनिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की दुरुस्त तौजीह है। सवाल नंबर 145 है, 145 दावा है, आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी ज़ुबान सीखना आसान हो। दावे में कहा जा रहा है कि आप जितनी कम उम्र होगी आपकी ज़बान सीखने में उतनी ही आसानी होगी। दलील है, अगर असासी मराहिल में कोई चीज़ सीखी जाती है तो सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। अगर शुरुआती मरहले में कोई चीज़ सीखी जाती है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना आसान होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की सही तौजीह है। सवाल नंबर 146 है, बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तामीम का रुझान आम होता है क्योंकि वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़ुबान के कवायद को बहुत ही मोहतात अंदाज में सीखते हैं। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। ज़बान में रवा होने के लिए वो कवायद को बरतते हैं।
या बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। सवाल नंबर 147 है, मतन से मालूमात अख़ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे उनकी ताबीर करना डैश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, इस्तिंबात। अगला सवाल है सवाल नंबर 148, दर्जा पंजुम का तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वो अपना डैश कर रहा होता है। क्लास 5 का एक तालिब इल्म कहता है कि जब उसके दोस्त पंजाबी बोलते हैं तो वो आसानी से समझ लेता है, लेकिन उसको पढ़ने में उसे परेशानी होती है। तो इस बयान के ज़रिए वो क्या ज़ाहिर कर रहा है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, अंदाज़ा क़द्र बतौर आमोज़िश। वो आमोज़िश के बतौर अपना अंदाज़ा क़द्र ज़ाहिर कर रहा है, यानी अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है वो कि मैं ज़बान समझ जाता हूँ लेकिन उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। सवाल नंबर 149 है, ज़बान के अंदाज़ा क़द्र का मतलब डैश से पैमाइश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, आमोज़गारों की ज़बान की काबिलियत या महारत, लर्नर की लैंग्वेज की स्किल या उनकी काबिलियत। और इस सवालनामे का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 150, स्टीफन क्रेशन के काबिल फ़हम मवाद के मुताबिक आमोज़गारों को उनकी ज़बान और कुल्लिये की सतह के मुताबिक ज़बान फराहम करना, या आमोज़गारों को दरसी कुतुब और असातिज़ा के ज़रिए मौसूल मवाद, या आमोज़गारों को उनकी ज़बान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़बान के रूबरू कराना, या आमोज़गारों को उनकी सतह से थोड़ा ऊपर मतन और मवाद के रूबरू कराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, आमोज़गारों को उनकी ज़बान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़बान के रूबरू कराना। ये स्टीफन क्रेशन के काबिल फ़हम मवाद के मुताबिक ये स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, आज हमने 9 जनवरी 2023 के पेपर 1 लैंग्वेज 2 उर्दू को डिस्कस कर लिया है। आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।